सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोज बेगूसराय जिला में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पढ़ रहा है, बीरपुर ब्लॉक में। वहाँ का प्रधानाध्यापक हूँ और लगभग 20 वर्षों से शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके पहले मैं साक्षरता अभियान और ज्ञान विज्ञान समिति का कार्य करता था। जब मैं शिक्षक बना, साक्षरता आंदोलन के साथ ही ज्ञान विज्ञान आंदोलन के साथ ही काम करते हुए जब मैं एक शिक्षक बना, तब जिन ज्ञान और समझ को लेकर मैं साक्षरता आंदोलन में था, उनको लेकर मैं शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालयों में काम करने लगा। और आज का जो यह विषय है, अपना विद्यालय अपना प्रयोग, बहुत ही बेहतरीन विषय है। और मैं इसके आलोक दूत के रूप में जो कार्यक्रम है, उसके इस प्रथम कड़ी में अपने अनुभव साझा करने के लिए आया हूँ। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ, साथ ही कि हम जितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं, उन सबकी कुछ जिम्मेवारी पहले से और बढ़ गई है कि अगर वो आलोक दूत हैं तो उनके कृत्य से बिहार की सुदूर देहातों में रोशनी फैले। उजाले जहां आज तक नहीं पहुंचे हैं, वहां तक ये उजाले पहुंचे। इस कड़ी में मैं अपने विद्यालय में जो कुछ प्रयोग कर रहा हूं, उसके बारे में कहना चाहूंगा कि एक सुंदर समाज की परिकल्पना के साथ ही विद्यालय में काम करने के लिए गया हूं। और मैं समझता हूं, सोचता हूं कि अगर एक सुंदर समाज बनना है, तो उस समाज को बनाने में हमारा विद्यालय कितना कारगर हो सकता है, उसे एक टूल के रूप में विद्यालय बेहतर समाज बनाने के। हेलो मनोज जी, एक मिनट कर दें जी। आवाज नहीं जा रही है ठीक से क्या? जारी रखिए, आ रही है आवाज जी। तो उस प्रयोग को मैं अपने विद्यालय में करना प्रारंभ किया हूँ, और उसमें मैं जो काम कर रहा हूँ, अलग अलग 2-3 बिंदुओं में बांटकर मैं अपनी बातों को रखना चाहूंगा। कि सबसे पहले तो विद्यालय आकर्षक हो। जब विद्यालय आकर्षण का केंद्र होगा, तभी वह बच्चों और अभिभावकों का ध्यान अपनी ओर खींच पाएगा और बच्चे उधर हर्ष से, उत्साह से आ पाएंगे। और ये मेरे विद्यालय में हो रहा है। विद्यालय में सब कुछ व्यवस्थित हो, विद्यालय में साफ सफाई समुचित रूप से हो, पेयजल और शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था हो, नामांकन 100% हो, उपस्थिति अधिकाधिक हो, 80% से अधिक। मेरे विद्यालय में लगभग 75% 75 से 80% बच्चों की उपस्थिति होती है, और ठहराव मैक्सिमम हो। स्कूल में बच्चे स्कूल ड्रेस में आए। मेरे विद्यालय में लगभग बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं। बच्चों के लिए रूटीन बनी हुई है, घंटी बजती है, वर्ग कक्षों का संचालन उसी अनुरूप में होता है। और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 2-3 बिंदुओं पर मैं जो खास करके फोकस करता हूं, ध्यान देता हूं, वह कि सरकार की ओर से, शिक्षा शास्त्रियों की ओर से जो MLL निर्धारित किया गया है, बच्चे वहां तक पहुंचे। दूसरा जो मैं चाहता हूं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे जो शिक्षा ग्रहण करें, वह बोधगम्य हो। केवल ज्ञान उनका बोझ नहीं हो, ज्ञान उनके जीवन को बदलने का एक साधन हो, माध्यम हो। तो इसलिए कि शिक्षा की प्रक्रिया में वर्षों जीवन गुजार देने के बाद भी अगर जो एक बच्चा
शैक्षिक प्रक्रियाओं में गुजरकर एक नौजवान के रूप में समाज में वापस जाता है और उसके हाथ में इतने हुनर नहीं होते हैं, मस्तिष्क में इतने ताकत नहीं होते हैं, और अगर वो अपने आप को उतना सक्षम नहीं बना पाता है तो ना अपना जीवन बेहतर कर पाता है, ना अपने समाज को बेहतर कर पाता है। इसलिए उसकी शिक्षा बोधगम्य हो, इसके लिए मैं प्रयास करता रहता हूँ। और मैं जो कुछ प्रयोग किया हूँ, 2-3 बिंदुओं पर फोकस करके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात कि जब मैं एक विद्यालय में पदस्थापित था जहां मैं एकल शिक्षक था, वर्ग कक्ष 5 थे और मैं शिक्षक अकेले था। लगभग 40-45 बच्चे 5 क्लास में आते थे और स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं थी। जब मैं शिक्षक बनकर गया था, उस समय की बात मैं कह रहा हूँ, तो मैंने 2 तरफा प्रयास शुरू किया कि पहले तो बच्चे अधिक विद्यालय में आए, और दूसरा मैंने काम किया कि एक वर्ग कक्ष भी एक ही था, वर्ग 5 थे, शिक्षक भी मैं एक ही था, तो मैं एक ही वर्ग कक्ष को 5 जगह बांट दिया कि यहाँ पहला, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा, यहाँ चौथा, इस तरह से बच्चे अलग अलग बैठेंगे। और पहला दूसरा के सामने चार्ट पेपर पर लिखकर दीवार पर चिपका दिया था। जैसे मैं पहला के बच्चे को जहां बैठा रहा था, वहां चार्ट पेपर पर एक पर अ आ, दूसरे पर क ख, तीसरे पर च छ, चौथे पर ट ठ, इस तरह से लिख दिया था। और जो बच्चे अ आ ए आई सीख जाते थे, वो बच्चे फिर क ख वाले चार्ट पेपर के सामने बैठते थे। एक सप्ताह जो बच्चा यहाँ बैठा था, अगले सप्ताह वो बच्चा स्वतः अगले चार्ट पेपर के सामने बैठा था। और एक गाइडेड लर्निंग टू सेल्फ लर्निंग के प्रोसेस में यह विद्यालय संचालन शुरू हुआ था, और कालांतर में उस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, विद्यालय उत्क्रमित हुआ, मध्य विद्यालय हुआ। फिर मेरा वहां से स्थानांतरण हुआ और बाद के विद्यालय में मैं जहाँ हूँ अभी, वह हाई स्कूल बना, फिर उत्क्रमित +2 विद्यालय इस बार बन गया है। तो एक प्रक्रिया से होते हुए समाज आगे बढ़ता जा रहा है और मैं उसके एक कड़ी के रूप में, एक सहगामी के रूप में आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक प्रयोग जो मैं आपके बीच साझा करना चाहूंगा, वह मैं अपने विद्यालय में विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता हूँ, और विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयनित बच्चे को पुरस्कृत किया जाता है। विद्यालय में जो चेतना सत्र का आयोजन होता है, उस चेतना सत्र में बच्चों को सम्मानित किया जाता है, कलम से, कॉपी से, या इस तरह से कुछ उनको देकर सम्मानित किया जाता है। इससे बच्चों के बीच एक बहुत सकारात्मक प्रतियोगिता की भावना बनती है और बहुत बेहतर ढंग से बच्चों में शैक्षिक माहौल बना हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उसमें एक मेरा प्रयोग है फास्ट हिंदी और फास्ट इंग्लिश रीडिंग कंपटीशन। जैसे मैं चौथा क्लास में चला गया और उसमें जिन बच्चों को हिंदी पढ़ने आता है, सभी बच्चे को मैंने कहा कि आप सभी बच्चे अपने अपनी किताब लेकर खड़े हो जाइए। बच्चे अपनी किताब लेकर खड़े हो गए और कोई उसमें से एक चैप्टर मैंने निकाल कर कहा कि इसको मैं 1 मिनट आपको पढ़ने के लिए देता हूँ। फिर मैं रेडी करके स्टार्ट करवाता हूँ और मोबाइल के स्टॉप और 1 मिनट में बच्चा जितना पढ़ता है, फिर उन शब्दों को गिनना है। जो बच्चा सबसे ज्यादा पढ़ता है उसको एक सम्मान दिया जाता है, एक पुरस्कार दे दिए। अब बच्चे जो 200 शब्दों से ज्यादा पढ़ दिए, उन सभी बच्चों को कोई दूसरा पुरस्कार दे दिए। फिर वही टास्क मैं दे देता हूँ कि अगली सप्ताह में, अगले बार फिर से इस तरह का आयोजन होगा, और जो सब बच्चे 200 शब्द 1 मिनट में पढ़ देंगे
उन्हें फिर से पुरस्कृत किया जाएगा। इसका एक परिणाम होता है कि बच्चे खुद से हिंदी पढ़ने में, इंग्लिश पढ़ने में बहुत तन्मयता से भाग लेते हैं और बच्चों के पढ़ने की स्थिति अच्छी होती जाती है। एक और प्रयोग मैं जो कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपसे अपने विचार, अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा। और ये जो अनुभव है मैं ये गालिब दा को श्रेय देता हूँ कि उनसे ही मैंने ये सब कुछ सीखा है और आज उनका दिया हुआ ज्ञान हजारों बच्चों के बीच में मैं बांट रहा हूँ। पटना में बच्चों की 2 पत्रिका प्रकाशित होने में गालिब दा के कारण से मैं भाग लिया। एक पत्रिका छपती थी चल पढ़ कुछ बन, और दूसरी बिहार भवन से किलकारी बाल पत्रिका। और उन पत्रिकाओं के छपने में मैं एक प्रतिभागी के रूप में भाग लेकर जो कुछ सीखा उसका अनुभव बच्चों के बीच में साझा कर रहा हूँ। क्या करता हूँ कि मैं दीवार पर एक चार्ट पेपर चिपका देता हूँ और A4 साइज पेपर के 4 टुकड़े करके पहले बच्चों का एक ग्रुप बनाता हूँ। कौन उसमें से कविता लिखेगा, कौन कहानी लिखेगा, कौन जीके लिखेगा, कौन क्विज लिखेगा, कौन पहेली लिखेगा, कौन चुटकुला लिखेगा, कौन स्थानीय समाचारों को लिखेगा, कौन खेल की बातों को लिखेगा। इस तरह से एक अखबार के संपूर्ण आयामों को मैं बच्चों के बीच में बांट देता हूँ। फिर बच्चे बैठकर अपनी अपनी बातों को लिखते हैं। वो शिक्षकों के साथ बैठकर, मेरे साथ बैठकर, दूसरे बच्चों के साथ में बैठकर उसको फाइनल रूप में देते हैं। उसे पढ़ा जाता है, उसका प्रूफ किया जाता है और जब वो फाइनल हो जाता है तो A4 पेपर पर, चार्ट पेपर पर चिपका दिया जाता है। मेरे विद्यालय के दीवार पत्रिका का नाम है कोपल। उस कोपल पत्रिका पर बच्चे चित्र, अपनी कोई कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान वगैरह चीज चिपकाते हैं और सप्ताह में एक दिन वो बच्चों की दीवार पत्रिका तैयार हो जाती है। यह बिल्कुल बेहतरीन अनुभव है और बेहद खूबसूरत ये प्रयोग है। मैं पुलकित हो जाता हूँ जब उन अखबारों को उन बच्चों के हाथ से बना हुआ देखता हूँ। और इसका एक सुपरिणाम जो मुझे मिला कि मेरे विद्यालय की छात्रा जिला स्तर पर आयोजित कविता लेखन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त की। तो इस तरह से बच्चों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। अब संक्षेप में 2-3 और रिपोर्टिंग करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा कि मेरे विद्यालय की छात्रा इस बार जो दारोगा की परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें वो चुनी गई है। उस गांव में पहले आज तक कोई दारोगा नहीं बना था और ये बालिका दारोगा बनी है। बीपीएससी की तैयारी में मेरे बच्चे लगे हुए हैं। बीएचयू में मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे इंजीनियरिंग करके एरोनॉटिकल इंजीनियर हैं। कुछ बच्चे जेई हैं। विभिन्न प्रकार की नौकरियों में मेरे विद्यालय से बच्चे जा रहे हैं। मेरे यहाँ लास्ट ईयर 2021 में जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ है उसमें स्टेट में 11वां पोजीशन, टॉप 11th पोजीशन पर मेरे विद्यालय का एक छात्र रहा है। कुल मिलाकर मेरे विद्यालय का जो मैट्रिक का रिजल्ट रहता है वो टॉप 10, जिले के टॉप 10 रिजल्ट में मैं हर बार रहता हूं और कई बार तो मेरे विद्यालय का रिजल्ट टॉप 5 में रहता है। एक प्रतियोगिता परीक्षा होती है जिसे मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा कहा जाता है और इस परीक्षा में इस जिले में बेगूसराय में कुल 140 बच्चे चयनित होते हैं। उसमें से मेरे विद्यालय से 7, 8, 9 लास्ट ईयर कुल 9 बच्चे उसमें चयनित हुए थे
जिन चयनित बच्चों को बिहार सरकार 1,000 रुपये प्रति माह 4 साल तक देती है। कुल 48,000 रुपये का ये छात्रवृत्ति उनको मिलता है। आईओसी की ओर से मैट्रिक के टॉपर विद्यार्थियों के लिए एक ये छात्रवृत्ति दी जाती है। तो पिछले लास्ट ईयर मतलब 21 में जो मेरा रिजल्ट हुआ है उसमें से 7 बच्चे को जिले भर में केवल 25 बच्चों को ही ये छात्रवृत्ति मिलना था, जिसमें से मेरे विद्यालय के 7 बच्चे उसमें चुने गए, जिन 7 बच्चों को 11th के लिए 25-25 हजार रुपये और 12th के लिए 25-25 हजार रुपये ये छात्रवृत्ति की राशि मिलेगी। इन बातों को कहते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चे बड़े लक्ष्य बहुत कम विजुअलाइज कर पाते हैं। जब वो छोटे वर्ग में होते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे होते हैं और तब उन्हें आईएएस बनने के बारे में समझाया जाएगा, कहा जाएगा, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर हो जाएंगे और हवा में सैर करेंगे, तो वो उतना बात ठीक से ग्राह्य नहीं कर पाते हैं। तो उस स्तर पर वो क्या समझ पाते हैं? उन्हें वर्ग कक्ष में एक कविता लिखने पर एक चॉकलेट इनाम में दे दिया जाएगा, ये वो समझ पाते हैं। क्लास में कुछ बच्चों को इनाम दिया जाएगा और एक कलम उन्हें इनाम में दे दी जाएगी, बच्चे उनके लिए ताली बजाएंगे, ये बच्चों के समझ में आती है। इसलिए मैं ये आपके माध्यम से अपने इस अनुभव को साझा करना चाहूंगा कि बड़ों को बड़े बड़े ख्वाब बच्चों के दिमाग में डालने के लिए हम छोटे छोटे लक्ष्य उनके सामने में रखें और कदम दर कदम उन्हें प्रोत्साहित करते रहें, जिससे वो अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जिस लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग राजनीति में बहुत बात करते हैं, तो मेरी अपनी समझ है कि अपना समाज लोकतांत्रिक बहुत कम है। हमारे विद्यालय भी लोकतांत्रिक रूप से बहुत कम संचालित हो पा रहे हैं। विद्यालयों को अगर हम देखते हैं तो एक शिक्षक की भूमिका एक राजा के रूप में, एक सामंत के रूप में, एक सिपाही के रूप में होती है। डंडा लेकर गए, आंखों में गुस्सा, चेहरे पर बिल्कुल रौब दाव, और बच्चों के सामने में हम उसको डराने के लिए उपस्थित होते हैं और बच्चे मेरे सामने डरते सहमे हुए से रहते हैं। अगर बच्चों के सामने हम मुस्कुराते हुए जाएंगे, जब बच्चे डरेंगे नहीं, सहमेंगे नहीं, तो आज हमारे विद्यालय के जो बच्चे नहीं डरेंगे, नहीं सहमेंगे, हमारा भविष्य उसी अनुरूप हो पाएगा। क्योंकि अगर हम अपने समाज को बदलना चाहते हैं तो हमें अपने क्लासरूम को बदलना होगा। हमारे क्लासरूम ही हमारे समाज को बदलेंगे। देश में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्लासरूम को लोकतांत्रिक और अपने समाज को लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। और हम अपने ख्वाब में जिन बातों को रखते हैं, देखते हैं, अपने वर्ग कक्ष को उसी अनुरूप संचालित करने के लिए हमें तरकीब निकालनी होगी, शिक्षकों को प्रेरित करना होगा। तो हो सकता है कि विजेंद्र भाई जहां से आए हैं, जितनी प्रक्रियाओं से गुजर कर आए हैं, अगर हम अपने क्लासरूम को उतने डेमोक्रेटिक बना सकें तो हमारे डेमोक्रेटिक ढंग से, प्रोग्रेसिव ढंग से संचालित क्लास आने वाले दिनों में अपने समाज को बेहतर कर पाएगा और अपने समाज को भी बदल देगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।
और आप सबके प्रति विनम्रता पूर्वक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी, आपने उस संघर्ष का भी वर्णन किया जो आपने प्रारंभिक दिनों में किया, और जब मैं कुछ युवा हुआ करता था तो उस समय उन कार्यक्रमों में, ट्रेनिंग में भाग लिया करता था कि कैसे एक शिक्षक 5 कक्षाओं को पढ़ाया करेगा। निश्चय ही प्रशंसनीय बात नहीं थी, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि मैं जब शिक्षक बना और विज्ञान की प्रक्रियाओं से, खास करके गालिब डा के द्वारा विज्ञान की प्रक्रियाओं से मैं जोड़ा गया, तो मैंने मैथिली भाषा में बच्चों के लिए विज्ञान की एक किताब लिखा है, मैथिली बाल विज्ञान कथा, और बच्चों के लिए ये एक कविता संग्रह, यह किताब मेरे संपादन में प्रकाशित हुई है। और ये किताब मेरे लेखन, मैं इसका लेखक हूँ, और यह किताब जल्द ही हिंदी अनुदित रूप में मैं चाहता हूँ कि अपने विशाल पाठक वर्ग बच्चों के बीच में और आपके जैसे अभिभावकों के साथ लोगों के बीच में लेकर उपस्थित हूँ। बहुत बहुत अच्छा, बधाई हो आपको। जिन प्रयोगों को मैं यह मानता हूं कि विपंस हमेशा है, मनोज जी ने जिन उपायों का सहारा लेकर अपनी कक्षाओं को जीवंत बनाया और विद्यार्थियों को में उस चीजों को परोसा, वे विपंस है शिक्षा शास्त्र में। बहुत सारे विपंस, बहुत सारे उपाय शिक्षा शास्त्र में पहले से मौजूद हैं, लेकिन अवसर पड़ने पर उन हथियारों को निकालकर, उनमें से उपयुक्त हथियार को निकालकर परिस्थितियों का सामना करना, यही कुशलता है, यही शिक्षक को विशिष्ट बना देता है। मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उचित उस शस्त्रागार से उचित हथियार को, उचित उपाय के हथियार को निकालकर आपने अपने क्लास को जीवंत और प्रगतिशील बनाया। शुक्रिया आपका।